बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज दोनों मौज़ूआत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुल्की कुछ हालात के ऊपर तबसरा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान का तस्करा वैसे तो हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स में रहा, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, उसके बाद CPEC। बलूचिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी एक नजर आ रही है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी गई है। 16 अरकान के उसके ऊपर दस्तखत हैं, ये स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि अगर मजीद 17 का जो फिगर है वो हासिल कर लिया जाता है 16 के बाद, तो ये फैसला जो है ये उनके हक में आ सकता है, जिसके ऊपर अपोजिशन बड़ी बड़ी एक्टिव भी है, प्लस बड़ी क्या कहना चाहिए कि सेटिस्फाइड नजर आ रही है, पुरुमीद नजर आ रही है कि वो ये फिगर पूरा कर लेंगे जब तहरीक के ऊपर बात की जाएगी, जब तहरीक को लाया जाएगा अवान में। अच्छा, इसी के साथ साथ ये तो एक तरफा आप कह लीजिए बात होगी। इसी के साथ साथ जो दूसरा सिलसिला ये है कि BNP खासतौर पे जो जमात है अपोजिशन में, आप जितनी भी जमातें अपोजिशन में बैठी, सब पीपल्स पार्टी PMLN, हम कोशिश कर रहे हैं उनके नुमाइंदों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि एक्चुअली खदशात क्या क्या वो खदशात हैं। कुछ खदशात का जिक्र किया है जी, करप्शन बढ़ गई है, बदनुमानी बढ़ गई है, जो है वो लाकानूनियत बढ़ गई है, इस तरह के कुछ इशूज के ऊपर तो बात की गई है। अपोजिशन अरकान ने कहा कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे और ये अच्छा ठीक है, सरबुलंद साहब ने सर ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरबुलंद भाई, मैं अभी आपकी इत्तेफाक से मैं इंट्रो में भी आपका जिक्र करने वाला था कि आज से कोई 1 माह कबल या शायद 1.5 माह कबल, आपको शायद एग्जैक्ट याद होगा, जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो कुछ एक खदशे का इजहार आपने किया था। मेरे ख्याल में आपकी पेशन गोई कह लें या उस वक्त हालात का सही आपने जायजा लिया था, जब बड़ा एक सूरत हाल खराब हुई थी असेंबली के बाहर और मारपीट भी की गई थी, आंसू की शेलिंग भी की गई थी, असेंबली के बाहर कुछ हालात खराब हो गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि बहुत जल्द ये वजीर आला साहब जो हैं जाने वाले हैं, अदम एतमाद की तारीख बस आने ही वाली है, और मेरे ख्याल में 1 से 1.5 महीना गुजरा है और अदम एतमाद की तारीख आ गई है। तो सबसे पहले बताएं कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है बलूचिस्तान में। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। हमेशा की तरह बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज से 1 महीना पहले जो एक वाकया हुआ, वज़ीर आला ने यहाँ पे इस बेख्तिलाफ की जो MPs थे उनके खिलाफ जो तशद्दुद पुलिस के जरिए किया गया, तो उससे बिल्कुल मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये वज़ीर आला सिर्फ अपने आपके तहत सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहा है, बलूचिस्तान के लिए वो सिफर है उसकी कारकर्दगी। ठीक है, आज वो साबित हुआ। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जाएगा, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अच्छा, तो अब इसके खिलाफ 16 मेंबरान ने बकायदा अदम एतमाद के लिए जमा कर दिया है उनके खिलाफ, और आने वाला इंशाल्लाह हफ्ते में ये बहुत कामयाबी से इनके खिलाफ अदम एतमाद पास हो जाएगा और नया वजीर आला इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि गिनती पूरी कर लेंगे? अभी भी 17 अरकान के मेरे हिसाब से कुछ बाकी है इस पे एग्री होना, उनके दस्तखत। मलिक साहब, अब तो इसको अदम एतमाद इनके खिलाफ हो चुका है। अच्छा। अभी इन्होंने जो है अपना 33 का जो तादाद है उन्होंने पूरा करना है जान साहब ने, तो ये बिल्कुल इनके साथ मेंबरान नहीं है, तो अदम एतमाद बिल्कुल इनके खिलाफ हो जाएगा। और मुखालिफिन के साथ जो है 40 के करीब उनके साथ मेंबरान मौजूद है। ठीक है, 40 के करीब मेंबरान मौजूद है। ये आएगा और ये इनकी छुट्टी हो जाएगी, इनकी छुट्टी हो जाएगी। चले, अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन है PTI के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? हम स्ट्रेटेजिकली तो बहुत बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन आज सियासी पहलू भी उसका हमें देखना पड़ेगा। बलूचिस्तान में आपके इत्तेहादी हैं, जाम कमाल साहब की जमात के खिलाफ एक वो तहरीक अदम एतमाद, और जाम साहब के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है। तो आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी तहरीक, या आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये फिगर पूरा नहीं कर पाएंगे? देखिए, आप ये जो मुस्कुराते हैं ना, ये PTI की मैं एक बात मानूंगा, आप इनसे जो सवाल कर लें पहले मुस्कुराएंगे, उसके बाद जवाब का आगाज करेंगे। चले कॉन्फिडेंस है आपको। जी आसिफ, देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी पार्लिमानी जमहूरी निजाम के अंदर
तरीके अदम एतमाद लेके आना अपोजिशन का राइट है। ठीक है। और जब भी वो ये समझते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रेंथ है तो वो कोशिश करते हैं, कोई हर्ज नहीं, उसे करना चाहिए उनको। ठीक है। अब मुझे क्या लगता है मैं तो नहीं कुछ कह सकता। अपोजिशन ने कुछ साबित करना है इसमें, ना तो जाम कमाल ने कुछ साबित करना है जो हमारे इत्तेहादी हैं, ना पीटीआई ने कुछ साबित करना है। ये तो जिन्होंने साबित करना है वो बताएं ना कि वो उनकी तैयारी है या बस ऐसे ही कोई ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि वहां पे बदअमनी, करप्शन, लूट वगैरह का माहौल गर्म है, बदउनवानी बहुत ज्यादा है, इसमें कितनी हकीकत है सर? बलूचिस्तान वाकई मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है वहां को कंट्रोल करना, वहां के देखें नहीं आसिफ, देखें मुश्किल तो कोई चीज भी नहीं होती। मैं तो नहीं ये कहूंगा कि आप अगर कहीं पे मसाइल हो तो आप कहें जी बहुत मुश्किल है। मुश्किल के हल के लिए ही एक हुकूमत को इलेक्ट किया जाता है, उसको मौका दिया जाता है कि वो मुश्किलों को, अवाम की मुश्किलों को हल करे। ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, देखें ये तो अपोजिशन का फर्ज है। जैसे आपने ये बात कही कि वहां पे बदअमनी है, वहां पे करप्शन है, आपने तो एक जस्ट जो कोई अपोजिशन ने अगर बात कही उसको आपने दोहरा दिया। लेकिन देखें ये तो अपोजिशन का काम है कि वो बलोचिस्तान असेंबली के अंदर अगर वो समझते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर कोई करप्शन है तो उसको सामने लेके आए ना। ठीक है। उसको पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान में मीडिया मौजूद है, लेकिन किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ लेके आए। वैसे मैं देखें एक गली के नुक्कड़ पे खड़ा हो जाऊं और मोहल्लेदारों को मैं गालियां निकालना शुरू हो जाऊं और कहूं ये सारे करप्ट हैं, अच्छा, तो ये तो पागलपन है ना। अगर मैं समझता हूं किसी को करप्ट है, मैं किसी को समझता हूं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो काम नहीं सही कर रहा, तो मेरा फर्ज ये बनता है एक जिम्मेदार नुमाइंदे के तौर पे कि मैं उसको एक्सपोज करूं ना, फिर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक्सपोज करूं। ठीक है। मैं ऐसे खड़े होके, ये तो देखें ये काम तो हर कोई कर सकता है, कोई भी जाहिल आदमी आप उसे कहेंगे वो गली में मोहल्ले में खड़ा होके वो किसी पे इल्जामात लगाना शुरू हो जाए। तो आपको लग रहा है ये सिर्फ इल्जामात हैं? मेरे पास एक और पॉइंट भी है, ये भी सुनिएगा। आपको लग रहा है ये सिर्फ इल्जामात हैं, जाम कमाल साहब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बलूचिस्तान के दो और जो वुजरा हैं वो भी बड़े नाला हैं, वो भी शायद इस्तीफा देने वाले हैं, उन्होंने इंदिया दिया है। एक तो मुशीर भी हैं और एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। जाम कमाल साहब से वो भी नाला है, उनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स हैं। तो फिर ये तो अंदरूनी भी कुछ सूरत हाल चल रही है ना, अपने लोग नाराज हैं, अभी तो बाहर वालों से हम लड़ रहे हैं। अब अभी आप कह रहे हैं गली में खड़े होकर वो घर में ही मसले शुरू हो गए, उसका क्या जवाब देंगे? अच्छा आसिफ, देखें ये अंदिया जो होता है ना इस्तीफा देने का, ये ज्यादातर अंदिया ही रह जाता है। अच्छा, देखिए जिसने इस्तीफा देना है वो इस्तीफा दे दे। देखें ये तो एक सियासी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। अगर अंदर है या बाहर है, किसी को मुतमिन नहीं है वो गवर्नमेंट से या अपने काम के हवाले से या गवर्नमेंट के हवाले से, तो उसको इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए उसको, कि वो अपने उस प्रोटेस्ट का इजहार करना चाहिए। तो अभी अंदिये पे हम क्या एनालिसिस करें? ठीक है, वो अंदिया है या बस ऐसे ही थोड़ा शोर, मतलब ये बड़ी खबर नहीं है, खैर है, ये चलता रहता है जमातों में, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। देखो सियासी जमातों के अंदर खास तौर पे आप देखें, हमेशा ज़हन में रखें कि ऐसी हुकूमतें जो कि अलायंसेस के जरिए बनी होती हैं, जिसमें आपके साथ अलायंसेस में जो जमातें होती हैं वो कुछ तवक्कुआत के साथ अलायंस का हिस्सा बनती है ना। ठीक है। तो बाज़-औक़ात उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, बाज़-औक़ात उनकी जायज तवक्कुआत होती है, बाज़-औक़ात हो सकता है नाजायज तवक्कुआत भी हों। तो जाम कमाल साहब की अब तक की परफॉर्मेंस को बीइंग एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी आप कैसे देखते हैं? जाम कमाल साहब की अगर कोई एक मिनट में आप उनकी परफॉर्मेंस बता दें, आवाम को भी बता दें, बलूचिस्तान में भी चैनल देखा जा रहा है वो भी देख लेंगे, किस तरह पीटीआई क्या समझती है कि इस वक्त आपकी इत्तेहादी जमात के वजीर आला जो हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं अपनी पोस्ट के हवाले से करंटली? देखिए आसिफ, इस बात का फैसला करने का हक जो है वो बलूचिस्तान की अवाम, लेकिन आप कुछ तो हक आपका भी है ना, आप इत्तेहादी हैं, मुल्क में हुक्मरान जमात है आपकी। देखें हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत तो नहीं ना वहां पे कर रहे। आप हमारे से अगर केपीके का पूछें, आप तो हुकूमत को ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे वहां क्या चल रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखें परफॉर्मेंस का अगर आपने पूछना है तो आप जहां पे पीटीआई की हुकूमत है वहां की परफॉर्मेंस पूछे ना। ठीक है। जहां पे हमारी हुकूमत नहीं है, हम इत्तेहाद का एक हिस्सा है, वहां पे मैं
परफॉर्मेंस के बारे में क्या इजहार ख्याल अच्छा, करूं? उस बारे में आप मेरे अच्छा, से पंजाब का पूछें, ठीक है, KPK चलें का उसकी तरफ पूछें, मैं आऊंगा। फेडरल अभी गवर्नमेंट आप का हमारे पूछें। साथ हैं, मैं जरा बलूचिस्तान से पहले निकलूं। जी सरबुलन साहब, जी सर मलिक आप तो साहब। बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, जरा आप ही बता दें कुछ परफॉर्मेंस जाम कमाल साहब की, कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस क्या चल रही है उनकी। मलिक साहब, ठीक है, अब्दुल्ला हमारे भाई अब्दुल्ला गुल साहब को भी प्लीज प्रोग्राम में शामिल करें साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जी वालेकुम सर अस्सलाम। प्लीज, जी सर प्लीज गुफ्तगू सुनिएगा। सरबुलन साहब बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब स्पोक्स पर्सन पीटीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरबुलन साहब बात कंप्लीट कीजिएगा। साहब, जैसे हमारे पीटीआई के दोस्त ये बात कर रहे हैं कि उनकी तो अपने ही वहाँ के जो ये मेंबर है, जो वजीर है, वो उनसे नाला है, वो नाराज है, पीटीआई के अपने मेंबर। ठीक है, तो सीएम का जो हालात है, जो उसकी कारकर्दगी है, हाँ, इनसे ये पता चल रहा है कि इनके अपने इत्यादि भी इनसे खुश नहीं है। अच्छा, और वजह ये है कि उन्होंने सारा सिस्टम जो है वो व्हाट्सएप पे चला रहा है और WhatsApp किसी पे? से मुलाकात नहीं कर रहा है, अपोजिशन को दीवार से लगा रहे हैं। हाँ। अपने बाप के अपने मेंबरान हाँ। सरदार साले बोथानी की शक्ल में उनको अपने इलाके में उनकी डिसीज के जरिए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अच्छा, कुदूस बिजनजोर जो स्पीकर है वो उनसे नाराज है। हाँ। तो वो अपने बाप के जो मेंबरान है, जो सीनियर मेंबरान है, वो उनसे खुश नहीं है। ठीक है, तो ये पता नहीं है, मैं हैरान हूँ कि जो इनका लीडर है इमरान जी। न्याजी साहब, वो बड़ा इन पे मेहरबान है। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, जो कि तमाम बलूचिस्तान इनसे बेजार है, बाप की हुकूमत उनसे बेजार है हाँ। और पीटीआई के मेंबरान उनसे बेजार है। पता नहीं ये इनको क्यों इतना पसंद है। हाँ। तो यहाँ से तो बलूचिस्तान की आवाम बड़े खुश है कि ठीक है। इनके खिलाफ तेरे जरा क़यादत में जरा आप तनाज़ आया एक है। सेकंड, अब थोड़ा सा जिक्र आप पीपल्स पार्टी का भी कर ही लेते हैं। थोड़ा सा मुझे बता दें, फिर मुझे अब्दुल्ला साहब की तरफ भी जाना है, फिर अहमद साहब से एक और कमेंट लूंगा इस हवाले से। पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है इस वक्त बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी में हमने देखा बहुत सारे अरकान ने, खासतौर पर मुख्तलिफ पार्टी वर्कर्स ने शमूलियत भी इख्तियार की पिछले महीने पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी का रोल क्या है सर इस पूरी सूरत हाल में बलूचिस्तान में इस वक्त? मलिक साहब, पीपल्स पार्टी में पिछले अखबार में मैंने आपको उसी दिन उस वक्त आपके साथ नून का यहाँ पे नुमाइंदा आपके शो में बैठा था, मैंने उसको साफ कहा कि हमारे साथ जो है उनकी सिटिंग एमपीए और इनका जो सूबाई सदर, वो सारे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कि वो भी उस वक्त हंस रहा था ना। बिल्कुल, अगले हफ्ते और हो गया था वो। फिर आपने देखा कि उसके बाद हमारे पास सरदार सनाउल्लाह ज़ेरी और उनके साथ जनरल कादर या साहब, वैसे सरबुलन साहब, सर मैं ये क्रेडिट आपको दूंगा, आप जो मेरे शो में आकर बोलते हैं ना वो होता है, वो हुआ है। आज भी हम इसी पे बात कर रहे हैं जो आप एक महीने पहले कह चुके हैं कि ये होने वाला है। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट आगे ये भी बताऊं कि आने वाला इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा बलूचिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, ये भी बता दिया क्योंकि आपने। इनकी कारकर्दगी सब ने देख ली, यहाँ पे लोग बेजार आ चुके हैं। सारे जो भी यहाँ पे लोग हैं हमसे राब्ते में हैं और वो पार्टी में शमूलियत के ऐलान कर रहे हैं। रोज बरोज हमारे साथ लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से। ठीक हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाला दौर पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। ठीक है, मैं पहले अहमद साहब से जवाब ले लेता हूं इसका, उसके बाद फिर अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ जाता हूं। सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सरबरा भी हैं जवानाने पाकिस्तान पार्टी के। अहमद भाई, ये जरा पीपल्स पार्टी के बारे में बात कीजिएगा। ये आप तो कह रहे हैं जी हम उनसे सिंध भी ले लेंगे, पूरे पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत रहेगी और सिंध में जो बच गया वो भी ले लेंगे। वो बलूचिस्तान में खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो पीटीआई की क्या पॉलिसी है बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त, या आपने सब कुछ बाप जमात पे छोड़ दिया कि चलो जो करना है करो? आसिफ, ये आपने जबरदस्त सवाल किया है, इसको मैं सर सवाल सारे जबरदस्त होते हैं, डिपेंड करता है आप जवाब कितना जबरदस्त देंगे। बस नहीं, आप उसकी फिक्र आप मेरे ना करें, प्लीज वो आप मेरे पे छोड़ दें। प्लीज गो अहेड। सवाल की जिम्मेदारी आपकी, जवाब की मेरी। सर बस। अच्छा देखें आसिफ, पीपल्स पार्टी के बारे में देखें, मैं आपको बड़ा मुख्तसरन आपको उनकी कारकर्दगी स्टार्ट करते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में, जो कि बिल्कुल एक रीसेंट हुआ। एक ऐसी जमात जो कि क्लेम कर रही थी जी हम आइंदा आने वाली हुकूमत बनाएंगे। वो बिलावल साहब जो हैं वो कहीं साउथ पंजाब में, कभी लाहौर में, कभी कहाँ जी पंजाब में हम अपने आप को, और कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो एक सीट भी नहीं ले सके, जीरो, वाइप्ड आउट फ्रॉम पंजाब।
ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे तमाम सूबों में भी उनकी तकरीबन मोर और लेस एक एक दो वार्ड उन्होंने जीती हैं, ठीक है, उसमें केपी में भी जीती है उन्होंने। लेकिन आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के। ठीक है। अब सिंध में उनकी हालत ये देखें कि जहां पे वो 13 साल से, आप सोचें जरा, 13 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं और 13 साल के बाद एक कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में वो उतनी ही सीटें लेते हैं जितनी पीटीआई ले रही है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी अब मार्जिनलाइज्ड पार्टी हो गई है, एक सूबे की पार्टी भी नहीं रही है। अच्छा। जिस सूबे के अंदर 13 साल से हुकूमत कर रही है वहां पे भी 50% शेयर जो है वो तो पीटीआई ले गई है। तो इसकी जो इसका जवाल है वो अब आपको नजर आ जाना चाहिए। ये तो पाकिस्तान से, अभी इसको आप कह ही नहीं सकते कि ये कोई मरकजी कोई जमात है कि जो पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान मुल्क की सतह के ऊपर कोई नुमाइंदगी कर रही हो। अच्छा। ये तो एक सूबाई जमात रह गई है और अपने सूबे में अपनी नुमाइंदगी को मेंटेन करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, सरवाइव कर रही है। अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन बलूचिस्तान में बड़े एक्टिव हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो बलूचिस्तान का जरा बताइए, पीटीआई कितनी एक्टिव है बलूचिस्तान में इस वक्त? इत्तेहादियों से हटके जरा बात कीजिएगा। देखिए, आई डोंट नो आपका एक्टिव से क्या मतलब है। एक्टिव से मतलब एक्टिव इन सेंस कि अगले इलेक्शंस के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं? बलूचिस्तान में भी इत्तेहादियों के साथ ये हुकूमत बनानी है, पीटीआई की अपनी हुकूमत की तरफ भी सोच रहे हैं कि पूरी हुकूमत ही एक हो सकता है? जिस तरह आप सिंध में बड़े एक्टिव हैं, मानना पड़ेगा, पंजाब में आप बड़े एक्टिव हुए तो आपने पूरे मुल्क में हुकूमत बना ली, तो बलूचिस्तान भी एक बहुत बड़ा खिता है, उसके ऊपर आप कितनी नजर रखें? मैं बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो पीटीआई ने एक नई लीडरशिप जो है वहां पे तारुफ करवाया है उसका। वो किसी सरदार या किसी बड़े लैंडलॉर्ड किसका नहीं, बल्कि एक आम आदमी से लीडरशिप को निकालना शुरू किया है। उसका आगाज हुआ था कासिम खान सूरी, एक आम आदमी जो कि डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखें आगा जहूर को वहां पे गवर्नर लगाया गया। अगेन एक पीटीआई का वर्कर, पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई वो पुराने रवायती सरदार जो बलूचिस्तान के होते थे, खानदान बड़े बड़े, उनमें से नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पीटीआई ने अपने दूसरे वर्कर्स को भी अहम जिम्मेदारियां वहां पे दी हैं। यानी पीटीआई अपनी वहां पे जो नुमाइंदगी है उसको मजबूत कर रही है। और आपने सही कहा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन 2023 के लिए हम चाहेंगे कि जो परफॉर्मेंस हमने 2018 में दी बलूचिस्तान में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो इंशाल्लाह हम जिस तरीके से सियासी वहां पे तंजीम साजी कर रहे हैं, वहां पे एक्टिविटीज हैं, और हमें उम्मीद है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई बेहतर परफॉर्म करेगी। ठीक, चलें, ये भी अच्छा होगा। सरबलंद भाई, अभी अब्दुल्ला साहब को कनेक्ट किया जा रहा है, वो वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। जरा सरबलंद भाई, मुझे जरा बताइएगा कि ये बलूचिस्तान के हवाले से भी बात हो रही थी, तो कंटोनमेंट का जिक्र आया है, इस बात में कितनी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी कंटोनमेंट इलेक्शंस में भी कुछ खास मौका नहीं सर कर सकी, और बातें यकीनी तौर पे आप भी यही कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में हुकूमत बना लेंगे? साहब बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताऊं, कंटोनमेंट में हमेशा जो हुकूमत होती है, जो एमपीए होते हैं, जो उनके एमएनए होते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ पे जितने भी जैसे यहाँ पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का हल्का था क्वेटा में, यहाँ पे 5 सीट थे, उसमें अपने उसके एमएनए का जो सीट है उसी के अंदर वो आ रहे थे। और उसके साथ ही जो एमपीए है यहाँ पे उनका भी इसी तरीके इंसाफ का था, और गवर्नर भी था। ये 3, एक डिप्टी स्पीकर, एक सिटिंग मिनिस्टर और एक गवर्नर लग करके कौंसलरी के इलेक्शन में वो भाग दौड़ कर रहे थे। तो ये तो आपको खुद पता है कि जब हुकूमत के इतने बड़े ओहदेदार एक छोटे से सीट के लिए जदोजहद करेंगे तो वही जीतेंगे। आने वाला दौर में पता चलेगा कि उन्होंने जब एक ख्वाब दिखाया था एक 15 साल से तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को, और आज वो नौजवान उनको नेक्स्ट इलेक्शन में दिखाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है ये इनको साबित करेगा कि तहरीक इंसाफ का जो दावे, झूठे दावे किए थे, और उन्होंने जो यहाँ पे नौजवानों को इसकी जज्बात से खेला है, नौजवान अब इस इंतजार में है कि जब भी इलेक्शन होगा तो इनको दिखाएंगे
अगर उसने पूरे पाकिस्तान में 10 भी सीट लिए, मैं आज यहाँ पे दावा करूंगा कि तहरीक इंसाफ 10 भी सीट पूरे पाकिस्तान में नहीं ले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब सर, अब्दुल्ला गुल साहब सर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज, आपसे मुखातिब हूं, आपसे कुछ जानना चाहता हूं इस सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आपकी आवाज मुझे नहीं सर, सुनाई दे रही। सर 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 मेरी आवाज उम्मीद करता हूं कि अब आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है कि जी, आपके इंटरनेट में कोई इशू है। अच्छा, मुझे क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा चलें, खैर वो कनेक्टिविटी सर इश्यूज रहते हैं, उस पर हम अब बात तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज मुझे जरा बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही? सवाल कर सकता हूं मैं आपसे? मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं चाह रहा हूं आपका कमेंट ले लूं। हेलो हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में उनको आवाज नहीं जा रही हमारी, तो मैं अहमद भाई आपकी तरफ वापस आता हूं। वैसे भी अब्दुल्ला साहब हमारे साथ वैसे भी अभी अगले सेगमेंट में हमारे साथ ही हैं, तो उस पर बात होती रहेगी उनसे। मुझे प्लीज अहमद भाई ये बताइएगा कि अभी खासतौर पे जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए बलूचिस्तान में भी हमने देखा रिजल्ट बड़ा डिफरेंट आया है, तो पीटीआई अब कितनी पुरुमीद हो चुकी है अगले इलेक्शंस के लिए? क्या ये बड़ा आपको बूस्ट मिला है इससे? क्योंकि पंजाब में मुझे थोड़ा डिफरेंट नजर आया है, पीएमएलएन आपको पीछे पिछाड़ गई है थोड़ा सा। अहमद भाई। जी 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 जी। तो उसमें देखें, एक तो जो सबसे मैं समझता हूं कि हमारे लिए खुशगवार या हमारे लिए सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात के तौर पे सामने आई है कि जिसकी मुल्क गीर सतह के ऊपर अब नुमाइंदगी है। वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके आजाद कश्मीर से लेके पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो अब ये साबित करती है कि वो पाकिस्तान की वाहिद मुल्क गीर जमात है जिसे पाकिस्तान के तमाम इलाकों, तमाम सूबों की नुमाइंदगी हासिल है। कोई और जमात जो है वो इस चीज का दावा नहीं कर सकती। दो बड़ी जमातें जो थी, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पिछले 50 साल से इस मुल्क के ऊपर उन्होंने एक लंबा अरसा हुकूमत की है। अब दोनों पार्टियों की सूरत हाल ये है कि दोनों ही सूबाई जमातें बन के रह गई, सूबाई जमातें बन गई, एक पंजाब में और एक सिंध में। ठीक हो गया, एक सिंध में। ठीक है अहमद भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, आप हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब आ चुके हैं, मैं इस मौजू पे इनका कमेंट लेना चाह रहा हूं। अब्दुल्ला साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, ये बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, मेरे पास हार्डली 1 से 1.5 मिनट है। बताइएगा ये जो वजीर आला के खिलाफ एक करारदाद लाई गई है, तरीके अदम एतमाद की पूरी एक तहरीक चलाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप इस वक्त करंट सिनेरियो में? देखें, जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर पिछले 3 साल से काफी नुक्ताचीनी आ रही है। फिर यह है कि बाप पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे एक खास नजरिए के तहत, एक नजरिया जरूरत के तहत बनाई गई थी एक वक्त में, और उसके बाद क्योंकि नजरियाती तौर पे एक दूसरे का लगाव नहीं है, बुलंद खान साहब यहाँ सुन रहे हैं मुझे, और वो जानते हैं कि आपस में जो लोग एक दूसरे को सलाम नहीं करते थे वो आज आपस में इकट्ठे बैठ गए हैं, वो किसी भी मजबूरी की वजह से, हुकूमत के हवाले से या किसी भी वजह से। लेकिन ये ज्यादा देर सांझे की हांडिया जो होती है वो चौराहे पे फूटा करती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान के अंदर एक तो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरा यह है कि जाम कमाल साहब की कारकर्दगी के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं, तीसरा यह है कि आपने सिक्योरिटी के हालात वहां देख लिए कि आए दिन जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, और चौथा यह है कि जब भी बलूचिस्तान के अंदर मुश्किलात आती हैं उसका अफेक्ट जो है वो अफगानिस्तान के जरिए होता है। अब अफगानिस्तान से क्योंकि अमेरिका का इनखला हो गया है, तो एक स्लेग हैरिसन की किताब है बलूचिस्तान इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान, उसके अंदर बताया गया है तारीखी मंजरनामे में कि जब भी अफगानिस्तान टर्मोइल में आया, बलूचिस्तान के अंदर जो है सियासत के रुख तब्दील हुए। इसलिए मैं समझता हूं कि जो 16 अरकान जिन्होंने जमा कराई है अदम तहफ़्फ़ुज़ की, अदम एतमाद की तहरीक, ये तो सिर्फ सामने के लोग हैं, और इनके पीछे इतने ही लोग मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मौजूद हैं जो अभी अपने आप को शो नहीं कराना चाहते। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि जो कदूस बजिंजो साहब हैं
वो भी इस टाइम पे वजीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और नाला है। तो मैं समझता हूं कि जब स्पीकर ही आपका मुखालिफ हो तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि उस तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया, आपको लग रहा है चांसेस ज्यादा हैं कंप्लीट, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा? 30 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा कि बलूचिस्तान की जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान की वजह से, ये वजीर आला बदल जाने से कुछ इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। जाहिर है एक ये मुश्तरका हुकूमत है और इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई गई है। फिर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको सेनेट में नजर आएंगे, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में नजर आएंगे और फिर नतीजा ये होगा कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कुछ देना पड़ेगा। हुकूमत जब देगी तो फिर उसके बाद वो बहुत सारा पब्लिक में जो एतमाद है वो खो बैठेगी। ठीक हो गया, तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब सर बहुत शुक्रिया सरदार सरबुलंद साहब। सर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, बाकी मेहमान मेरे साथ रहेंगे, अभी हमने बात करनी है कुछ मुल्की सतह पे डॉलर्स के हवाले से भी और इस वक्त करंट जो चल रहा है सिलसिला नेशनल लेवल पे। नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक का एक वक्फा हुआ चाहता है, ऑफ कोर्स ब्रेक लेते हैं, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करते हैं, साथ रहिएगा। जी नाजरीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुका हूं। इस वक्त जिस मौजू की मैं बात करने वाला हूं, यह इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में हॉट इशू कह लीजिए, सरदर्द कह लीजिए, परेशानी की वजह कह लीजिए, पाकिस्तान का जिस वक्त बना हुआ है जी, वो है डॉलर। सबसे पहले जी डॉलर बहुत ही ज़्यादा आपे से बाहर आ गया है और तकरीबन 170 टच कर चुका है। इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ पहले भी हो रही थी, बहुत सारे खदशात थे, इसकी वजूहात क्या हैं इसके ऊपर तो मैं मौजूद मेहमानों से बात करूंगा। लेकिन साथ साथ उसी की वजह से पेट्रोल भी, आज हमने देखा कि पेट्रोल में भी 5 रुपए का इजाफा जो समरी पेश की गई थी उसमें पेट्रोल को भी की जो प्राइस है इन्हांस कर दी गई है अभी कुछ घंटे कबल, तो इसमें भी थोड़ी सी हम साथ साथ बात करेंगे। तो मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आगाज करूंगा अहमद भाई से। अहमद भाई, अहमद जवाद साहब अगर मुझे सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। जी जी सर प्लीज जरा बताइएगा, अवाम जो है वो सुनना चाह रही है कि पेट्रोल तो आज आपने बढ़ा दिया, ये डॉलर की एक उड़ान जो है वो थमने को नाम नहीं ले रही, तो ये सर इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप अवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखें जहां तक डॉलर है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि स्टेट बैंक उसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बिजनेसमैन होने के नाते और एक जो मैं समझता हूं मार्केट को, हमारे नेक्स्ट डोर अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई उसका डॉलर की कीमत बढ़ने से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोई वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है और वहां पे जो है ना पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बड़ी है, और अगर कोई डॉलर की सेल या परचेज माजी में होती थी तो वो भी पाकिस्तान से ज्यादा होती थी। लेकिन माजी में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो कि एक जिसकी एक्सपोर्ट्स टोटल कोई $2 बिलियन हैं, उसमें कोई $1 बिलियन सोना है और $1 बिलियन शायद ड्राई फ्रूट है, बस ये टोटल उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन उस मुल्क को चलाने के लिए तकरीबन कोई $10 बिलियन चाहिए होते हैं। अब ये जो फर्क था इसको जाहिर है कि अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिकन एड और यूरोपियन यूनियन एड, वो इसको पिछले 15-20 साल से उसको उस फर्क को जो है ना वो पूरा कर रहे थे। ठीक है, अब यकायक उसमें से IMF, वर्ल्ड बैंक, बल्कि आपने ये भी सुना होगा कि $10 बिलियन जो उनके अफगानिस्तान के स्टेट बैंक के हैं वो भी फ्रीज कर दिए अमेरिका ने। ऐसा ही है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में इस वक्त जाहिर है कि एक बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन है। उसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि हम पे भी पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट जो है वो जी उसका तो ये शौकत तरीन साहब जो आए थे, चले मैं शौकत तरीन साहब वाला जवाब दोबारा आके लेता हूं आपसे वापस। पहले जरा मैं हमारे माशी तज्जियाकार हमें नदीम मौलवी साहब ने ज्वाइन किया है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, बात कीजिएगा। ये डॉलर तो आपे से बाहर हो गया, कंट्रोल में आ ही नहीं रहा,
बीच में कुछ हम खुश हुए थे कि डॉलर कुछ 53-54 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया। पहले भी आपसे एक दफा इस पे बात हुई थी कि 1.5-2 महीने कबल। तो जरा बताइएगा अचानक से क्या हो गया डॉलर को सर? देखें, काफी अरसे से स्टेट बैंक कोशिश कर रही थी कि डॉलर की जो कीमतें हैं जो ना बढ़े, और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत से डॉलर जो है ना स्टेट बैंक जो है अफलोट कर रहे थे। ठीक है, 1.2 बिलियन और तकरीबन। दूसरी बिलियन जी 1.2 बिलियन। उसकी वजह यह है कि आप मार्केट को एक स्टेबिलिटी पोजीशन पे लाने के लिए स्टेट बैंक, और दुनिया में हर जगह पे ये होता है, ठीक है, स्टेट बैंक जो है वो सपोर्ट करती है ताकि इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब यहाँ पे ये हुआ कि इंटरनेशनली आपको पता है, एक तो कोरोना के क्राइसिस बढ़ते चले गए, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बन गए, इन सारे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट चला गया, और हम इंपोर्ट लगातार करते रहे। और हमने इंपोर्ट इसलिए किया कि देखिए, हमारे पास हमेशा से एक फियर रहा है गवर्नमेंट को कि कहीं व्हीट की शॉर्टेज ना हो जाए, कहीं शुगर की शॉर्टेज ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसे मामलात होते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट में बहुत बड़ा इश्यूज बन जाता है। तो हम प्रिकॉशन लेवल्स पे काम करने लग जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं जनाब, हम व्हीट भी इंपोर्ट करते हैं, फिर कुछ अरसे बाद पता लगा वही व्हीट हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और या तो अफगानिस्तान में स्मगल्ड होके वो व्हीट चला जाता है। तो हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं, जाहिर है जब हम पैसे डॉलर की दे रहे होते हैं और चीजें ले रहे होते हैं, और यहाँ पे अब ये बात आती है कि जनाब एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की शॉर्टेज की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ता चला गया। और आपको याद होगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अभी जो हम इंडस्ट्री की तरक्की देख रहे हैं वो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की, मलेशिया की, बांग्लादेश की मार्केट डाउन है। ये मार्केट खुलेंगी, आपके पास प्रेशर बिल्डअप होगा, आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो चले जाएंगे। आई थिंक वो इफेक्ट आने लग गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इफेक्ट आ रहा है इस वक्त इंडस्ट्री पे। अच्छा, प्लीज देखिए, कनेक्ट कीजिएगा नदीम साहब को, मुझे लग रहा है शायद डिस्कनेक्टिविटी हुई है। अब्दुल्ला साहब सर, जी सर कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? डॉलर तो बिल्कुल ही हद से बाहर हो गया है, 170 टच कर गया है। तारीख में कभी इतनी इस बुलंदी की सतह पर हमने इसको नहीं देखा माजी में। तो कैसे देख रहे हैं सर डॉलर की पूरी सूरत हाल को? देखिए, जहां तक ताल्लुक है डॉलर का, ये जो बड़ा है तकरीबन इससे 12 से 1500 अरब रुपए का हमें जो है नुकसान हुआ है, ये सिर्फ पिछले 4-5 दिन के अंदर। और ये तो खैर कीमत बढ़ेगी, लेकिन जहां तक बात हो रही थी अफगानिस्तान के हवाले से, मैं सिर्फ एक छोटी सी मासूमाना सी बात करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका ने इनखला किया तो उसके बाद हालात कुछ खराबी की तरफ गए, और फिर 86 पे उनका जो करेंसी थी वो चली गई डॉलर के मुकाबले में। लेकिन उसके बाद बावजूद इसके कि उनका 9.5 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रीज कर दिया गया, उन पे पाबंदियां लगा दी गई, दीगर मुश्किलात और हुकूमती जो उनका एक स्ट्रक्चर था वो सामने ना आया, उसके बावजूद वो उनकी करेंसी जो थी वो 82 और 81 के ऊपर आके खड़ी हो गई। तो अगर अफगानिस्तान जो है मंबा है सारी बुराई का, तो फिर उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ठीक होनी चाहिए थी, क्योंकि जहां बुराई हो रही है वहां तो डॉलर स्टेबल हो रहा है, वहां स्टेबल हो रहा है। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड वहां तो कम हो गया कीमत, तो यहाँ क्यों बढ़ गया? अब मसला यह है कि आपको सारा का सारा अमेरिका जो था वो उस टाइम पे आपको जो है वो जरा उसने एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रखा हुआ था। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब से आपको जो है वो एक तेल की कीमत जो थी वो आपको दी जा रही थी, उधार तेल के ऊपर आशीर्वाद था, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो जाहिर है अमेरिका को प्लीज करना चाह रहा था अफगानिस्तान के हवाले से, और उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत थी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब बाइडेन इंतजामिया आई तो सऊदी अरब के साथ उनके मामलात काफी कशीदगी का शिकार हो गए। इसलिए जो हमें देते थे दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये है वो रियलिटी जो कि
तल्ख लगती है, लेकिन ये रियलिटी और मैंने आपको साबित की है। अब मसला ये है कि ये जो डॉलर की उड़ान है ये आपको मजीद आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बड़ा सुनहरा चांस आया था, जहां 20,800 लोग जब हमने एवैक्यूएट करवाया अफगानिस्तान से और पाकिस्तान उनको लाया गया। पहली बात यह है कि उस टाइम पे किसी इंटरनेशनल फिगर ने उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये काम खुद जो है वो अपने इंसानी बुनियादों पर, उसके बाद जी हाँ, अच्छी बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान को उस टाइम पे ग्रे लिस्ट से बाहर आने की बात FATF के साथ नहीं जोड़नी चाहिए थी? क्या उस टाइम पे आपको कर्जों के हवाले से रीशेड्यूलिंग की बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर मेरे वजीर खजाना शौकत अजीज साहब बहुत काबिल वजीर हैं, और अगर वो ये कहें कि उनसे पूछा जाए कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है, तो वो ये कहें कि ये तो स्टेट बैंक का गवर्नर जवाब देगा। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि अगर वजीर खजाना नहीं, देखिए जब से आपने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस की तरफ ले गए हैं, और दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम हैं, और एक ऐसी वीक इकोनॉमी जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, तो उसके नतीजे में फिर यही होता है जो आपके साथ हो रहा है। फिर यह है कि जब अफगानिस्तान के अंदर जो भी हालात हुए, पैदा हुए, और कोरोना की वजह से जो सिचुएशन डेवलप हुई, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बर वक्त फैसले किए, और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी उनके अंदर एक बड़ी अच्छी बढ़ोतरी आई। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि हुकूमत ने अपने वो तमाम तर जो मुराद उनको देनी थी इंडस्ट्री को, जो कंसिस्टेंट लेवल पे देनी थी, जो फ्यूल की प्राइसेस ना बढ़ा के देनी थी, अब 5 रुपए 1 पैसा डीजल की कीमत और 5 रुपए पेट्रोल बढ़ गया के आप ये समझ रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो मीट करेगी? आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब compete कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे जमाने में जब हर चीज इंटरनेट और साइबर दुनिया के अंदर मौजूद है कीमतों के साथ, तो आप एक एक पैसे के ऊपर खेल रहे होते हैं। आप 5-5 रुपए जब बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, हर चीज बढ़ जाएगी, तो उसका ऑफ कोर्स जो इफेक्ट है वो इम्पैक्ट पूरी कॉम पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आए हुए पाकिस्तान के ऑर्डर थे वो भी पाकिस्तान के हाथ से निकल। ठीक हो गया। मैं अहमद जवाद साहब इज द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। अहमद साहब, ये शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? जब आए थे तो 153 पे डॉलर था, और साथ फिर ये भी बता दीजिएगा कि माजी में अब तक ये फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्टेबल क्यों नहीं हो पाई ये पीटीआई की गवर्नमेंट? सर, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज सवाल है। चले मैं इसका जवाब देता हूँ। दोनों सवाल आपके लिए, दोनों का जवाब चाहिए। जी जी, ये जो आपने जो होता ना, जो आपने एक जिस पे जोर दिया है कि स्टेबलाइज क्यों नहीं हुई, मैं पहले उसको आंसर कर दूं। पहले प्लीज। देखें, हम इकोनॉमी का तो ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने अगस्त 2018 में जब स्टार्ट किया था तो 9 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स थे, जो आज 29 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए हैं। तो ये इकोनॉमी के स्टेबलाइज होने के कुछ इशारे हैं। फिर इसके बाद अगर आप फॉरेन रेमिटेंस को देखें तो वो तकरीबन 19-20 बिलियन डॉलर होती थी, जो अब 27-28 बिलियन डॉलर साल की जो हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, उनमें इजाफा आपको नजर आता है। फिर आप अगर स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, पिछले 3 साल में बड़ी एक स्टेबल स्टॉक एक्सचेंज है। एक वक्त में ये 28-29 हजार पे इसका इंडेक्स गया था, आजकल को 42-43 हजार के ऊपर है, और कोविड के दौरान भी वो मेंटेन रहा। फिर आप उसके बाद देखें कि कोविड जिसने कि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज को हिला दिया। ग्लोबली तकरीबन 15% इकोनॉमी जो है ना वो श्रिंक हुई है। सर, इसके ऊपर अगर आप मुझे 10 सेकंड दें, मैं एक पॉइंट, ताकि आपको मजीद बात करने में आसानी भी हो जाए, जी पॉइंट भी आ जाए इसी बात पे जो नदीम भाई ने कहा ना कि पिछले इन्होंने 1 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में 2 महीने पहले शायद एक पॉइंट रेस किया था कि इस वक्त जो हमारी ये जो बूस्ट आया है, आप जितने भी आपने इस वक्त चीजें गिनवाई हैं सारी की सारी, एक्सपोर्ट से लेकर तमाम तर चीजें, ये बूस्ट हमारे पास इसलिए आया था क्योंकि हमने इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, रीजन में तमाम बाकी ममालिक का बिजनेस अपने पास कैप्चर किया, क्योंकि हमारे हालात कोरोना की वजह से इतने ज्यादा खराब नहीं हो सके। वो ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट योर गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, लेकिन हमें बिजनेस दूसरों का आया, हमारे हिस्से में अपना हिस्सा नहीं था हमारा कमा के जो हमने खुद हासिल किया हो। तो वो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, तो वो तो चला गया वापस। सर, पीटीआई क्या कर रही है इसको परमानेंट करने के लिए? जी देखें आसिफ, ये जो कंक्लूजन आपने मुझे बताया नदीम मौलवी साहब के रेफरेंस से, देखें ये अजम्पशन तो हो सकती है कि बांग्लादेश और इंडिया जो है वो कोविड के दौरान जो है, आपकी आईटी इंडस्ट्री में इतना सारा बिजनेस जो है वो सारा इंडिया का आया। ऑफ कोर्स आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑर्डर्स जो इंडिया नहीं कर सका वो आपको मिले। मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूं कि या तो कोई हो ना, किसी के पास कोई बड़े फैक्ट्स एंड फिगर हो कि जी के इंडिया और बांग्लादेश की आईटी की एक्सपोर्ट्स इस टाइम पीरियड में इतनी कम हो गई, या उनकी टेक्सटाइल की, बांग्लादेश की जो कि सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उसमें कोई कमी हो गई हो। लेकिन एक बड़ी ब्रॉड सी बात कि जी इंडिया और बांग्लादेश जो है उन पे कोविड, यस वहां पे कोविड आया है, लेकिन उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देखें, आप उनकी एक्सपोर्ट्स को आप देखें, तो ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोई इंडिया और बांग्लादेश का कोई हिस्सा ले लिया। इस टाइम में पाकिस्तान की अपनी कंपेटिटिवनेस है। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर को जो हुकूमत की पॉलिसी के नतीजे में जो इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की वो एक्टिवेट हुई। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो कि बेसिकली जिसका इम्पैक्ट तकरीबन 60 के करीब इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है, और वो एक्टिवेट वो बांग्लादेश या इंडिया की वजह से तो नहीं हुई ना। या फॉरेन रिमिटेंस जो है, अगर वो 19-20 बिलियन डॉलर होती थी साल की, अगर वो 27-28 बिलियन डॉलर हो गई, तो उसका बांग्लादेश या इंडिया से क्या ताल्लुक? मुझे सर जरा शौकत तरीन साहब का जो है बांग्लादेश इंडिया से क्या ताल्लुक? जरा शौकत तरीन साहब वाले सवाल की तरफ आ जाए, उनकी परफॉर्मेंस अब तक कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अगर उसको सिर्फ आप जज करना चाहेंगे डॉलर, सर और भी बड़े मसले मसाइल है ना, हर तरफ ही महंगाई चल रही है। मैं किस मुझे कोई ऐसा चीज बता दें जो सस्ती हो रही हो, तो मैं वो चीज निकाल दूं लिस्ट में से। चलें जी, बाकी जो आपके माइंड में आता है महंगा हो रहा है। जी 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 देखिए महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो एक ऐसा सेगमेंट है कि पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में इकोनॉमी के, जाहिर है उसको इकोनॉमी को एक आप ब्रॉड सेंस में देखते हैं, सिर्फ आप उसको इन्फ्लेशन से नहीं करते, आप उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है, ट्रेड डेफिसिट भी होता है, फॉरेन रिजर्व्स भी होते हैं, फॉरेन रिमिटेंस भी होती है, स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, बहुत सारी चीजें मिलके, एक्सपोर्ट्स कितनी है आपकी, ये सारी चीजें मिलके आपकी सबसे बड़ा जो पीटीआई के ऊपर एक कह लीजिए पॉइंट रेज हुआ है अवाम की तरफ से भी, आपके अपने जो वोटर्स हजरात हैं जितने जिन्होंने वोट दिया आपको, बल्कि कुछ तो लीडर्स भी आपके नाला नजर आते हैं कि हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, आम आवाम को फायदा नहीं दे पाए, ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है। देखें आसिफ, बात यह है कि अगर आप की अपनी इकोनॉमी जो है उसकी हालत ये हो कि आप अपने कर्जे आप पे चढ़े हों, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स की इतने हों कि आप अपना इंपोर्ट बिल जो है वो मुश्किल पूरा कर सकें, ठीक है, जब आपका फिर वही बात, हाँ, कर्जे और माजी की तमाम, तो ठीक है, देखें आपने अगर अवाम को भी फायदा अगर देना है तो पहले इकोनॉमी को तो अपने पांव पे खड़ा करें। चलें, आपको लग रहा है 5 साल में और यू नीड मोर टाइम, ऑफ कोर्स, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। नदीम भाई, मेरा लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे प्रोग्राम एंड करना है। ये अभी कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो आपने पॉइंट रेज किया था 2 महीने पहले कि जी इंडिया का बिजनेस, मुख्तलिफ ममालिक का बिजनेस यहाँ पे आया है, उसको थोड़ा सा एंड पे जरा कंक्लूड कर दीजिए ताकि अहमद साहब भी सुन लें इस हवाले से। फिगर्स बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद जो कोविड का अटैक हुआ था वो इंडिया में हुआ था। आप ब्लूम्सबर्ग के और इंडियन तमाम चैनल्स और न्यूज को देख लीजिएगा, उस पर लिखा था ऑल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू कोविड एंड इंडियाज एक्सपोर्ट हैव गॉन ड्रास्टिकली डाउन, और वहां की इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरह हिट हो गई थी बिकॉज इंडस्ट्री बंद थी। मलेशियन मार्केट पूरी साल जो है पूरा साल -17% पे गई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में बता रहा हूं, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री नहीं चल पाई एंड दैट इज ऑन फैक्ट बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज। अब आप बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी मार्केट जो थी वो बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। द प्लेस वेयर इट वाज रनिंग, और जिसकी मैं क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब को, इट वाज पाकिस्तान, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से इसका हमें देना चाहिए, इमरान खान साहब को तारीफ करना चाहिए। बिकॉज ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन हमारी इंडस्ट्री वाज रनिंग, बट इट वाज नॉट रनिंग बिकॉज के हमारे को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई थी या हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो गए थे। आपने देखा होगा आज पिछले कई दिनों से स्टॉक मार्केट भी नीचे की तरफ आ रही है, और उसके अंदर वो पेनी शेयर चल रहे हैं जिसकी कीमत 75 पैसे थी, जो आज 40 रुपए और 20 रुपए पहुंच गई। दैट इज ऑन एग्जैजुरेशन। दोज हैव बीन, लोग इस पे शक कर रहे हैं कि पता नहीं मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बट देयर इज नो आंसर बीइंग गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो अच्छे शेयर्स हैं जैसे OGDC है, PPL है, मल्टीनेशनल शेयर्स है, they are going down day by day, and the penny shares like WTL, like Tele, those shares which were of 75 paisa, today they are trading very high.
जो शेयर 80 रुपए का था एकेडी सिक्योरिटीज का, वो एकेडी वो आज 400 रुपए का चला गया। पीपल आर अमेज्ड। तो ये हम इसको क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर स्टॉक एक्सचेंज में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर जब ऊपर जाते हैं, दैट इज एमसीबी, दैट इज नेशनल, दैट इज लकी सीमेंट, दैट इज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि अच्छे शेयर जिसके जो बैलेंस शीट्स पे आप डिविडेंड मिलता है, बोनसेस मिलता है, जिसकी बैलेंस शीट्स ने पहले बताई थी बोनसेस और डिविडेंड, हमने खुद ने तारीफ की थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ग्रोथ आई थी, मगर उस लार्ज मैन्युफैक्चरर्स ने उसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम पे नहीं दिया। इस वजह से उसकी जो कंज्यूमर के जो प्राइस है इंडेक्स बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि जो जो चीजें मवाद दिया गया अमीर लोगों को, वो अमीर तर बन गए, पर उन्होंने अवाम को पास ऑन नहीं किया। राइट सर, मुझे प्रोग्राम एंड करना है, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। नदीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड एनालिसिस कवरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर श्योर। दैट्स द रीजन मैं हमेशा आपको मदू करता हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, सवालों के बड़े जबरदस्त आपने जवाब दिए। अच्छा लगता है जब आप आते हैं, बड़ी इन डिटेल बात होती है। अब्दुल्ला गुल साहब सर, बहुत शुक्रिया, यकीनी तौर पे बहुत सीनियर शख्सियत है यहाँ पर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। आज कुछ और मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, उनको कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज तक कल इतना ही, कल आपसे होती है मुलाकात। स्टार न्यूज देखते रहिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।